हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड कुछ प्रमेय देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट के बारे में चर्चा की थी, उनको परिभाषित किया था। साथ ही लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए एक प्रमेय को भी हमने सिद्ध किया था। आज भी हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे जिसका कथन है कि VF is a vector space and S is the set of vectors V1, V2 up to Vn is a subset of some non-zero vectors of V। ठीक है, क्या है कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स इज ए सबसेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस VF, then S is linearly dependent if sum of the element of S can be expressed as the linear combination of the others। Statement of the theorem is if V is the vector space and S is the subset of VF and elements of S are V1, V2, V3 up to Vn, then S is said to be linearly dependent if elements of S, or you say some element of S, can be expressed as the linear combination of remaining element of S, then S is linearly dependent। स्टेटमेंट को अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो क्या है कि कोई सदिश समष्टि VF है, उसका एक समुच्चय सबसेट उपसमुच्चय है वो S है। S में जो सदिश हैं V1, V2 to Vn है और ये सदिश जो है Vn है, तो आपका समुच्चय S एक रेखिक प्रतंत्र या एक घातक प्रतंत्र कहलाता है। कब कहलाता है? यदि S का, ध्यान दीजिए, S का कोई अवयव S के रिमेनिंग एलिमेंट के लीनियर एक घात संचय के रूप में लिखा जा सके, तो इस केस में हम बोलेंगे कि S क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट एक घातक प्रतंत्र है। ये हम सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी प्रमेय है इसमें दो कथन सामने आ रहे हैं। पहला कथन हमारे सामने जो आ रहा है वो कथन ये आ रहा है कि अगर S जो है एक नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट है, ध्यान दीजिए S में जीरो वेक्टर नहीं है, S सदिश समष्टि VF के नॉन जीरो मतलब अशून्य सदिशों का समुच्चय है, तो S लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कब होगा? जब S के कुछ अवयव या कोई अवयव अदर के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ के लिए पहले हम कथन को, दिए गए स्टेटमेंट को राइट करते हैं। प्रूफ में आपने कहा कि गिवन दैट VF एक सदिश समष्टि है और S इसका उपसमुच्चय है जिसमें V1 to Vn एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इज ए सबसेट ऑफ सम वेक्टर्स ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ S VF के नॉन जीरो वेक्टर का कलेक्शन है। नाउ अब आप बोल रहे हैं कि S सपोज कर लेते हैं कि यदि S लीनियरली डिपेंडेंट, तो हम चाहते हैं कि इसका कोई एलिमेंट जो है, S का कोई एलिमेंट अदर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। तो सबसे पहले आपने सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन के अंदर या प्रतिबंध की आवश्यकता के अंदर आपने लिया, मान लिया कि S एक लीनियरली डिपेंडेंट सदिशों का एक समुच्चय है। ठीक है, तो यदि S लीनियरली डिपेंडेंट सदिशों का समुच्चय है तो S में के जो सदिश हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम जीरो के इक्वल लेते हैं तो कम से कम एक अदिश जो V1, V2, Vn के करस्पॉन्डिंग होगा वो अशून्य होगा। ठीक है, कम से कम एक सदिश। तो आपने कहा कि यदि इस प्रकार से लीनियरली डिपेंडेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल रखा जाएगा और एटलीस्ट वन जो स्केलर है वो नॉन ज़ीरो होगा। एटलीस्ट L5 डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ आप उसको समेशन की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, I vary from 1 to n, L5 Vi equals to 0. At least one L5 not equals to 0 for all I equals to 1 to n। अब आपने कहा कि यदि लीनियरली डिपेंडेंट है तो कल की प्रमेय के अकॉर्डिंग हम उसको ये बता रहे हैं कि कल की जो प्रमेय थी उसमें ये था कि यदि कोई
कल की जो प्रमेय थी और उसके साथ में लीनियरली डिपेंडेंट का जो कथन था, सॉरी, उसका जो परिचय हमने लिया था, परिचय में हमने पढ़ा था कि यदि कोई समुच्चय लीनियरली डिपेंडेंट होता है, लीनियर डिपेंडेंट है, तो उस केस में उसके जो सदिश हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल होगा और एटलीस्ट वन जो स्केलर है अल्फा इज है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आपने राइट किया उसको। अब हम सपोज कर लेते हैं, मानते हैं कि हम हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो जो अल्फा ई है वो अल्फा ई में से कोई एक अननोन, कोई भी एक जो अल्फा ई है स्केलर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। आपने सपोज कर लिया कि वो तो ए के जो है एक अल्फा के जो है वो आपका नॉन जीरो है, कैरी के जो है 1 to n कोई भी हो सकता है। तो आपने लिखा अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा के वी के प्लस अल्फा एन वी एन इक्वल्स टू 0। अब अल्फा के जो है वो तो नॉन जीरो है, तो वी के को आपने क्या किया, वन साइड, अल्फा के और वी के की जो टर्म्स है उनको वन साइड किया, बाकी आपने अदर साइड की। और उसके बाद आपने देखा कि अल्फा के जो कि अदिश है, और अदिश कहाँ से आप ले रहे हैं, जो क्षेत्र से ले रहे हैं, तो अल्फा के बिलोंग्स टू एफ, तो अल्फा के का इन्वर्स भी हमारे उसी में होगा, फील्ड में होगा, क्योंकि फील्ड में जो अदिश हमारे जो स्केलर होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए क्लोज होते हैं। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिशन आइडेंटिटी के साथ साथ उनके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अल्फा के का जो इन्वर्स है वो अल्फा के इन्वर्स है, वो एग्जिस्ट करेगा। उसका ऑपरेशन हम दोनों साइड में लेते हैं और उनका ऑपरेशन लगा के हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो उस केस में अल्फा के इन्वर्स अल्फा के इंटू वी के से ऑपरेशन लेते हैं, लेफ्ट ऑपरेशन, और राइट साइड में जो आपके पास जो एक पॉलिनोमियल दे एक्सप्रेशन दे रखा उसका अल्फा के इन्वर्स से आपने ऑपरेशन लिया। सिंप्लीफाई करें तो एलएचएस साइड में वी के हो गया और आरएचएस साइड में है अल्फा के इनवर्स इंटू अल्फा ए का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इंटू वी आई बन रहा है, उसको आपने एक न्यू नेम दे आप अपने अकॉर्डिंग उसको एक न्यू नाम दे सकते हैं। यहाँ हमने उसको बीटा आई नाम दिया है। तो वी के एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बीटा आइज का और वी आई का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो आपको ये पता लग रहा है कि वी के जो आप कहाँ से ले रहे हैं, एस से ले रहे हैं, तो वो क्या है कि अदर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो देखो हुआ क्या, हमने लीनियरली डिपेंडेंट लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कम से कम एक जो सदिश है वो इस प्रकार का होगा कि वो अन्य के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है। अब हमारे पास जो कन्वर्स पार्ट आता है या हम उसको बोलें कि नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन आ रही है, उसमें ये है कि जो हमने अभी पहले प्रूफ कर दिया आप उसको सपोज करके चलो। अभी जो आपने प्रूफ किया उसी को आप सपोज कर लो, और जो पहले आप लेके चले हैं नेसेसरी कंडीशन में उसको आप प्रूफ कर दीजिए। तो यहाँ अभी आपने सीधे क्या किया था कि वी के जो है, सॉरी एस क्या है, लीनियरली, एस क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट का सेट है। अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट जो वेक्टर्स है उनका सेट है तो एस के अवयव एटलीस्ट वन एलिमेंट रिमेन के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपने इसी को लेके चलते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि वी के जो है इज एलिमेंट ऑफ एस है, जो कि के वेरी फ्रॉम 1 to n है। तो वी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको वी के को एस के रिमेनिंग एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, और उनके जो स्केलर है आप अल्फाई करके भी सेम लिख सकते हैं, या फिर बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री करके भी आप नोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे समझने के लिए अदर उनसे अलग कोई हमने स्केलर यूज किए, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री टू बीटा के -1 बीटा के +1 और बीटा बीटा एन आपने यूज किया है, क्योंकि ये तो हम सपोज करके चल रहे हैं। अब हम सीधे करना चाहते हैं क्या कि जो एस है वो तो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट का सेट है। अब हम क्या करते हैं, जो LHS साइड और RHS साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके वन साइड करते हैं। वन साइड करके तो हम देख रहे हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 के इक्वल है, जबकि एक बीटा आई जो कि -1 आ रहा है वी के इंटू में वो क्या 0 नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है क्या कि जो हमारा सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आज जो हमने थ्योरम की है वो एक काफ़ी छोटी थ्योरम है, लेकिन ये समझने लायक थ्योरम है। काफ़ी कुछ इसमें दे रखा है आपको,
तो इस थ्योरम के आधार पर हम बता सकते हैं कि यदि कोई समुच्चय सेट है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उसके जो समुच्चय है, उसका कोई समुच्चय है, उसमें कोई एलिमेंट हमने बता उसका कोई समुच्चय हम अगर लेते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट तभी बनेगा जब उसका कम से कम एक अवयव रिमेनिंग एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, या हम यूँ बोलें कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो सेट क्या है, जो समुच्चय हमारी सदिश समष्टि का है वो तो क्या है, एक क्या बनेगा भाई, अभी जिस पे हम बात कर रहे थे कि लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसी से रिलेटेड आगे के कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें।